नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली चुनाव के सभी सर्वे में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद से सभी विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर रही बीजेपी में खलबली मची हुई है। खलबली का आलम यह है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वे एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन दिल्ली के प्लान में प्रधानमंत्री मोदी से चूक हो गई? क्या दिल्ली में मोदी पर भारी पड़ रहे हैं केजरीवाल? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। करीब 24 घंटे बाद दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनावी शोर थम जाएगा। 7 फरवरी को दिल्ली की जनता किससे अपना सिरमौर चुनेगी, ये तो 10 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग से पहले हुए ज्यादातर ओपिनियन पोल्स में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली में हुए सर्वे पर बीजेपी की टेंशन छिपाए नहीं छिप रही है। दिल्ली की आखिरी रैली में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वे एजेंसीज पर जमकर निशाना साधा। बड़े विश्वास के साथ सीना तान करके कुछ बाजारू लोग सर्वे घोषित करते थे, सर्वे, और 50 सीटें दे दी थी। जब नतीजा आया, नंबर 1 पर भी नहीं पहुंच पाए थे, नंबर 1 पर भी। सर्वे पर मचे हंगामे के बीच दिल्ली चुनाव पर न्यूज 24 के आखिरी सर्वे में भी केजरीवाल बढ़त बनाए हुए हैं। न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के सर्वे में 47% लोग आपको, जबकि 43% लोग बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वोट बैंक में तेजी से गिरावट आई है। कांग्रेस को सिर्फ 8% और अन्य को 2% वोट मिलता दिख रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, सिसरो और एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में भी केजरीवाल की सरकार बनती दिख रही है। जब बीजेपी ने किरण बेदी को दिल्ली में सीएम उम्मीदवार बनाया था तो उसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सर्वे के नतीजों के बाद बीजेपी को लगने लगा है कि दिल्ली में उनका ये दांव भी नहीं चल पाया है। शायद यही वजह है कि मोदी भी आज विकास के एजेंडे पर दोबारा लौटते नजर आए। ये देश की राजधानी है, राजधानी को अधर में लटकाया नहीं रखा जा सकता, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप विकास के लिए वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। सवाल उठता है कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी बार बार रणनीति क्यों बदल रही है? क्या दिल्ली चुनाव की रणनीति में बीजेपी से चूक हुई है? सवाल ये है कि क्या किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ? क्या केजरीवाल के खिलाफ पूरी केंद्र सरकार को उतारना बीजेपी की गलती है? केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का दांव क्या उल्टा पड़ गया? रोज 5 सवाल पूछकर क्या बीजेपी ने केजरीवाल को ज्यादा तवज्जो दे दी? इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मोदी पर भारी पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मारलीना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बस कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुकेश, प्रधानमंत्री मोदी सर्वेज पर अब सवाल उठा रहे हैं और सर्वेज ये कहानी बयां कर रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। ऐसे में क्या बड़ा सवाल ये हो जाता है कि चूक गए क्या बीजेपी दिल्ली को लेकर अपनी रणनीति बनाने में? मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूं। आज प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था। मैं कल के सर्वे के रिजल्ट्स के बाद मैं ये चाहता था कि मैं सुनूं प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि बनारस में उनको लोगों ने हरा दिया था और कई सर्वे ने तो उनको 3 लाख से हरा दिया था। मैं बनारस में था और किसी को रंच मात्र भी शंका नहीं थी कि प्रधानमंत्री वहां से हारेंगे। मार्जिन क्या होगा, इसको लेकर डिबेट था कि मार्जिन बड़ा होगा कि छोटा होगा। क्या अरविंद केजरीवाल सेंध लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत बचा पाएंगे कि नहीं। और सर्वेस पर ऐसे कभी बीजेपी सवाल उठाती नहीं, कभी नहीं। आज कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस बॉयकॉट भी किया। साहब आज बैठे हैं और कल से मैंने इनको देखा, इन्होंने बैठना शुरू किया है। कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाए थे,
उन्होंने बाइकआउट भी करना शुरू कर दिया था कि हम इस पे नहीं बैठेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी एक होता ना कि स्ट्रैटेजी जो आप बनाते हैं उसमें कई बार फॉल्टर कर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने शायद अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर को ये बताने के लिए, ये कन्वे करने के लिए ये आखिरी दाव था उनका, क्योंकि कल जो लगातार सर्वे आए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल आगे और बीजेपी पिछड़ती दिखाई दी है, जैसा कि आज हमारे सर्वे में भी उस बात की पुष्टि हो रही है। और ये श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, ये हमारा हड़बड़ाहट के संकेत दिखे। ये हड़बड़ाहट है और प्रधानमंत्री का अपने ऊपर ये लेना कि मेरे तक के बारे में कह दिया था। जब मेरे बारे में कह दिया तब तो ये किसी के बारे में कह सकते हैं। वो प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी जो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कर आया, तो उन्होंने इसमें भी एक स्ट्रैटेजी ढूंढी है। लेकिन कुल मिलाकर जो दिल्ली की स्ट्रैटेजी थी वो और यहाँ पर चाहे हरियाणा में चुनाव हुए हों, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, तब इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए किसी भी सर्वे पर, किसी भी ओपिनियन पोल पर। ना, सवाल ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने खुद को आगे किया है कि जब सर्वेज हमको हरा रहे थे तब तो वो किसी को हरा सकते हैं, इसलिए उन सर्वे की तरफ मत देखो। ये सर्वे कई बार डेंट करता है। कई बार आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाया, पिछली बार उठाया था कि आपकी वजह से हम नहीं जीत पाए। सर्वे दरअसल एक विज्ञान है, सब जानते हैं, उसमें गलती के चांसेस होते हैं कि कई बार आशंका होती है कि आप गलत हो जाएं और जो मार्जिन है वो 3% तक लोग कहते हैं कि +3 -3 हो सकता है। लेकिन इस विज्ञान पे बीजेपी का सवाल उठाना ये इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंप में हड़बड़ाहट है, जो हड़बड़ाहट पिछले कुछ दिनों से दिख रही है। अपने पहले बेदी को ले आना, फिर अपने सारे कैबिनेट के मेंबर्स को उतारना, फिर सवाल पूछे जाना, और सवाल ऐसा पूछना कि कई लोगों ने कहा कि बचकाना सवाल से शुरू किया इन्होंने। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहते हैं ना, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिसजॉइंटेड है सब कुछ, और जिस वजह से मुझे लगता है कि ये नतीजे, ये एक बात और जोड़ दूं कि यही चुनाव अगर मोदी सत्ता में आए थे उस समय होता तो शायद आतिशी भी ये बात मानेगी कि वो कहीं आसपास टिकती नहीं। बिल्कुल, ये अहम सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सुधांशु, शुरुआत से शुरू करें। अगर हम ये जो सर्वेज हैं इन पर तवज्जो दें, आप तो अब इनको खारिज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम सर्वेज, एक द वीक के सर्वे के अलावा तमाम सर्वेज आम आदमी पार्टी को जो बढ़त दिखा रहे हैं, दरअसल वो संकेत दे रहे हैं क्या, या इशारा कर रहे हैं कि आपने अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं चूक कर दी? सबसे बड़ी चूक ये कि बहुत देरी से चुनाव कराए दिल्ली में आपने, लोकसभा के बाद करा लेते, विजय रथ चल रहा था, बड़ी आसान जीत मिल रही थी और मिलती आपको। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि हम कोई सर्वे को एकदम खारिज नहीं करते हैं कि साहब जब सर्वे हमारे पक्ष में आ रहे थे तब तो सर्वे ठीक थे, और आज अगर हमारे लिए थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है तो सर्वे है गलत। तो हम सिर्फ सर्वे के तकनीकी पक्ष में दे रहे हैं। देखिए, अगर सर्वे भारी अंतर दिखाता है, मैं इस पे आ रहा हूं, जो बात कही उसके तत्व को बता रहा हूं। ऐसा अगर सर्वे बहुत भारी अंतर से दिखा रहा होता है, एक सर्वे एक ट्रेंड दिखाता है। आपने जितने भी सर्वे देखे होंगे, एग्जैक्ट सीट पर चीजें कम सही निकलती हैं। हाँ, वो एक दिशा दिखाते हैं, वो दिशा की तरफ चीजें जाती हैं। अगर भारी अंतर दिखता है तो दिशा दिखती है कि भाई यही अंततः होने वाला, सीटों का अंतर कम हो। जैसे कि अभी सुकेश रंजन जी कह रहे थे कि वाराणसी में यह था कि कितने अंतर से जीतेंगे। यहां पर जो मामला है वो हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई भी सर्वे 3 से 4% से अधिक का वोट का अंतर नहीं दिखा रहा है। हाँ। और यदि उसमें मार्जिन ऑफ एरर हम 2.5-3% लेंगे तो वो व्यवहारिक दृष्टि से 1-1.5% का होता है। 1-1.5% के बारे में एकदम सटीक कहना कि नहीं यह अंततः एक ही के पक्ष में जाएगा या दूसरे के ही पक्ष में जाएगा, ये कहना जो सिफोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी तकनीकी दृष्टि से बड़ा कठिन काम। चलिए, सर्वेज की बात की खाल नहीं निकालते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं। प्रचार देर में किया है। सुधांशु, बड़ी तस्वीर देखते हैं। आप मानेंगे दिल्ली में रणनीतिक चूक हुई है। ये डेविड वर्सेस गोलायत जो बैटल था, दिए और तूफान का जो बैटल था, ये तूफान तो थमता दिख रहा है ना, ये बात मानेंगे? आपका तूफान, आपका विजय रथ रुकता दिख रहा है, क्या मानेंगे ये बात? आप साफगोई के लिए जाने जाते हैं सुधांशु। नहीं, मैं ये कहूंगा कि हम इस समय वर्तमान में चुनाव सर्वेक्षण और उनके संकेतों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के निष्कर्ष के ऊपर निर्णय नहीं कर रहे हैं। मैंने जो आपसे बात संकेतों की बात कर रहा हूं, दिलाना चाहता हूं, संकेत शुभ नहीं है, विधानसभा चुनाव संकेत शुभ नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अपने सर्वे ने उनको 38 सीटें दी थी।
बाद में योगेंद्र जी ने यह स्वीकार किया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन जो प्रकाश में आ गया था उससे कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसलिए सीटें 28 आ गई। ये उनका अपना सर्वे। सर्वेक्षण तो कोई भी 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहा था आम आदमी पार्टी को 2013 में। यानी आपने अंडर एस्टिमेट किया था। छोड़िए आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी से ज्यादा फैसिनेशन दिखा दी आपने। आप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए आम आदमी पार्टी को लेकर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विज्ञापन, 5-5 सवाल दागना, आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली क्या? संदीप जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आज तक 1989 से आज तक, जब हमारी 86 सीटें आई थी तब से 2004 के लोकसभा को अपाक स्वरूप छोड़ दिया जाए, सर्वेक्षणों ने हमेशा जितनी सीटें दी हैं भाजपा को उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं। हाल में पिछले 2 साल में विधानसभाओं से लेके और लोकसभा चुनाव तक देख लीजिए, लगभग 90% से अधिक केसेस में। 25 साल का मैं कह रहा हूं, चर्चा में मैं कितनी बार कहूं ये बात, मैं कितनी बार कहूं ये बात सुधांशु, कि आपके साथ चर्चा में मजा इसीलिए आता है, थोड़ी दिमागी कसरत करनी पड़ती है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपने चुनाव जल्दी नहीं कराए, वो रणनीतिक चूक थी क्या? आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए? अरे आप दुनिया बदलने वाले थे, अच्छे दिन ला रहे थे, देश ने पूरा भरोसा किया, एतबार किया। आप दिल्ली में केजरीवाल क्या हैं, कितने अराजक हैं, जंगल में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बच्चों की झूठी कस्में खाते हैं, अपनी बात भूल गए, सिर्फ आम आदमी पार्टी से ऑब्सेस्ड हो गए। मेरा सवाल सर सीधा है, छोड़िए आंकड़ों को थोड़ी देर। बिल्कुल, आइए मुद्दे पे बात करते हैं। तो हमने इसलिए किया कि देश आज एक नई करवट ले रहा है, 21वीं सदी में नया भारत उभरने जा रहा है और दिल्ली के मतदाता को यह तय करना था कि दिल्ली की सरकार नए उभरते भारत के प्रतीक बनकर राष्ट्र की मुख्य धारा के शिखर की तरफ बढ़ती हुई खड़ी होगी, या इस देश में, इसकी राजधानी में सिर्फ विवाद होगा, वितंडावाद होगा, क्राइसिस होगा, क्योस होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, और या सिर्फ बवाल होगा। उस चीज को रेखांकित करना आवश्यक था, इसलिए पार्टी ने इसको किया और हमें विश्वास है सही किया। का मतदाता प्रबुद्ध है, हाइंडसाइट को जब में सही किया, तो सकारात्मक राजनीति के पक्ष में देगा। अब आप, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, हाइंडसाइट में क्या आप मानेंगे ये सही कदम था या चूक गए? खामखा तूल दे दी इन्हें? नहीं, हम ये मानते हैं कि हमारे पार्टी के रणनीतिकारों ने जो भी कदम उठाया, विचार करके उठाया, उचित समय पर उठाया। आतिशी, आपको इतनी तवज्जो देके आपका फायदा कर दिया। ये 2013 में आपकी भौहें तनी रहती थी, अब तो स्माइलिंग अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है पोस्टर पर, वो तो एंग्री यंग मैन थे। अब इस दफा बीजेपी एंग्री दिख रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आधा खेल बीजेपी ने खेल दिया क्या आपके लिए? सही बात है संदीप जी। एक्चुअली हमारे जो मित्र हैं सुधांशु जी, उन्होंने 2 बातें कहना चाहिए। मैं ज्यादातर सुधांशु जी से सहमत नहीं होती हूँ, पर 2 बातों पर मैं आज उनकी सहमत हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा सर्वे एक ट्रेंड दिखाता है। बिल्कुल सही बात है सुधांशु जी, सारे सर्वेज एक ही ट्रेंड दिखा रहे हैं, और वो ट्रेंड है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर उठ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर सर्वे में कंसिस्टेंटली नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि अगले 3 दिन में ये ट्रेंड और बढ़ेगा ही, तो इसलिए जो बढ़ते हुए गैप, फिर मैं आपसे भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा आतिशी। सुधांशु ने बहुत पॉजिटिव बात कही थी। आज आप अपना इंटरनल सर्वे लेकर आती हैं, वही योगेंद्र यादव, जिनका बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और उनके न जाने कितने सर्वेज का मैंने विश्लेषण किया है। उन्होंने 48 सीटें दी थी पिछली दफा, इस दफा वो 51 दे रहे हैं। 38 नहीं सुधांशु, 48 दी थी, 48 की जगह 28 आई, अब 51 की जगह क्या 29 आने वाली हैं? जी 48 दी थी। हाँ, एक सेकंड, मैं अपनी बात अगर संदीप जी, मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूं। सुधांशु जी ने एक और बात कही अभी कि जो सकारात्मक राजनीति है वो दिल्ली की जनता उनको वोट देगी। इस बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि सकारात्मक राजनीति पिछले 3 महीनों से सिर्फ आम आदमी पार्टी ने करी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया से दिल्ली के लिए एक विजन सामने रखा है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, नौकरियों का हो। भाजपा ने केवल नकारात्मक राजनीति की है, भाजपा ने केवल व्यक्तिगत हमलों की राजनीति की है, और दिल्ली
की जनता नकारात्मक राजनीति नहीं चाहती है। वो नहीं सुनना चाहती है प्रधानमंत्री को कहते हुए कि ये बाजारू लोग हैं, ये नक्सली हैं, इन्हें जंगल में भेज दो। वो नहीं सुनना चाहती है इनके वरिष्ठ नेताओं को कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल मदारी है, अरविंद केजरीवाल बंदर है। और इसलिए ही यही बातें आप कहते थे 2013 में। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा डिलीशियस ट्विस्ट आया है राजनीति में। आप हत्यारे कहते थे, बलात्कारी कहते थे, चोर कहते थे नेताओं को, दुनिया ताली पीटती थी। चोर और आज आप सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर वही आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी आप पर लगाती थी 1 साल पहले। बड़ा अजीबोगरीब, बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा है सुकेश। नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई ना संदीप। हाँ। वो पिछली बार नेताओं को उस लाइट में पोर्ट्रे कर रही थी जिस लाइट में लोग देखना चाहते थे कि नेताओं पर से जो एक क्रेडिबिलिटी ऑफ क्राइसिस था उसको बुनाया उन्होंने। वो स्ट्रैटेजी भी काम कर गई। और इस बार अगर वो कहते हैं, जो कि 100% मैं नहीं मान सकता कि उन्होंने सिर्फ मुद्दों की राजनीति की है। हर दिन सुबह अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्वीट कर दिया, कोई बाइट दे दी, कोई बयान जारी कर दिया जिसके इर्द गिर्द घूमे। मतलब मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाऊं, मेरे इर्द गिर्द दिल्ली की राजनीति होनी चाहिए। और खाली खाटी राजनीति भी करने लगे। मैं कह रहा हूं कि ये क्लेवर टैक्टिक्स साबित हुई, क्योंकि वो उसका लीड उनको मिलता दिख रहा है। पिछली बार भी उनको अच्छी सीट नहीं, अब ये इस बार साम दाम दंड भेद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बार ऐसा नहीं। अब वो नरेश बाल्यान तो 8000 शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं, दिल्ली पुलिस कह रही है ये उनके उत्तम नगर के उम्मीदवार की शराब की बोतलें हैं। इन्होंने उसको चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करवाया है, टिकट नहीं काटा है। ये हकीकत है इस बार। बिल्कुल, कमिश्नर ने कमिश्नर संदीप जी एक सेकेंड, सुन तो लीजिए सुकेश जी, इसमें इस पे मुझे आपको करेक्ट करना होगा। करिए। अभी तक FIR में ना किसी शीट में अभी तक बट आप नहीं लगाते थे आतिशी। सुन लीजिए, इस बार आप व्यावहारिक राजनीति करने लगे। पहले आदर्शवाद की बात करते थे आप। पूरी तो कर लो सर, बताइए। चलिए संदीप जी, FIR जो रजिस्टर हुआ है अननोन पर्संस के खिलाफ रजिस्टर हुआ है, जिस प्रॉपर्टी से शराब मिली थी वो नरेश बाल्यान की नहीं है। एक अफवाह दौड़ाई गई थी सुबह 4 दिन पहले कि ये नरेश बाल्यान पर FIR हुआ है, वो पाया गया कि बिल्कुल गलत है। आज भी उन्हें सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इसलिए मैं आपको कहूंगी, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिना फैक्ट्स को वेरीफाई करें। कृपया ये गलत फैक्ट्स अपने चैनल पे नहीं रखें। आदर्शवाद की जगह व्यावहारिक राजनीति, मैं अभी अपनी बात पर कायम हूं। आम आदमी पार्टी इस दफा कर रही है। मीम अफजल साहब, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और सबसे ज्यादा तजुर्बेकार व्यक्ति आप हैं इस चर्चा में। ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक मिनट आतिशी संदीप जी, आपको तो पता नहीं संदीप जी ये बात ठीक नहीं है। कोई तो आप इलेक्शन कमीशन चाहे उनके खिलाफ कंप्लेंट करे, या FIR में उनका नाम आए, जहाँ से शराब मिली है वो हमारे कैंडिडेट की हो। मैंने आपकी बात फेस वैल्यू पर ले ली ना, मैंने फेस वैल्यू पर ले ली और मैंने अपना कमेंट दे दिया। नहीं, पर उसके बाद आपकी व्यावहारिक राजनीति हो गई। इस बार दाम दंड राजनीति है। पिछली दफा आदर्शवाद की ताल ठोका करते थे। यहाँ पर मीम अफजल साहब, आतिशी 1 मिनट, लगता है मैंने दुखती रंग छेड़ दिया, मुझे लग रहा है मैंने दुखती रंग छेड़ दी। 1 मिनट रुक जाइए। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, इस चुनाव में दरअसल बीजेपी के सामने 2014 में जो हुआ था ना लोकसभा चुनाव में, मैं हूं ना, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को मार्केट किया। एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी था, पॉलिसी पैरालिसिस भी था, ये बात आप मानेंगे, क्योंकि आपका आंकड़ा न्यूनतम स्तर पर अपने इतिहास में पहुंचा भी। लेकिन दिल्ली में खेल पलट गया क्या? ये व्यक्ति केंद्रित राजनीति में डेविड वर्सेस गोलायत, मैंने शब्द इस्तेमाल किया। केजरीवाल बराबर की टक्कर में साबित हुए और शायद ज्यादा भारी पड़ गए। फिर किरण बेदी को भी लाना पड़ा। वहां चूक का सिलसिला शुरू हुआ बीजेपी में। आप को मैं कहूंगा संदीप जी कि आपने अभी कहा कि मैं हूं ना, ये कहते थे, यानी ये इशारा था मोदी जी का पिछले चुनाव में जी। हो सकता है इस चुनाव के बाद आप ये कहें मैं था ना, शायद ये कहना पड़े, चूंकि हालात जो बता रहे हैं मुझे नहीं मालूम। देखिए, हम लोग पहले ये जो चुनाव के आते थे एग्जिट पोल्स वगैरह, तो हम इसमें नहीं जाते थे। कल ही हमने शायद ये फैसला किया कि हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सीट कभी खाली रखी जाती थी। कभी कभी हमें भी एहसास होता था कुछ बात तो की जा सकती है इस पर भी, लेकिन बहरहाल एक कलेक्टिव फैसला होता है और हमने ये फैसला पहले किया था नहीं जाना, लेकिन काफी अरसे के बाद हम लोगों ने इसमें आना शुरू किया। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले चुनाव के अंदर, यानी पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर, न्यूज 24 का जो सर्वे आया था उसका सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आए तो ये पाया कि वो सर्वे ज्यादा
हकीकत के करीब निकला और बाकी बड़े बड़े नाम जो थे वो घुल गए। तो अब जो दिखाया जा रहा है, मैं देख रहा हूं 2 दिन के अंदर काफी फर्क दिखाया जा रहा है। मीडिया का एटीट्यूड भी बदला है। अभी 2 रोज पहले तक मीडिया का पूरा रुख भारतीय जनता पार्टी के तरफ न रहा। तो मैं तो शुरू से एक बात कह रहा हूं कि दिल्ली में दंगल नहीं हो रहा, नूरा कुश्ती दिखाई जा रही है 2 पार्टियों के दरमियान में। हमको तो रेस में कभी समझा ही नहीं गया। मैं तो आपके चैनल पर भी बोल गया था ये बात, और अब भी बोल रहा हूं कि अभी भी हमको यही समझ रहे हैं। हालांकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, किसी से कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हम कितनी सीटें लेते हैं, बीजेपी कितनी लेती है। लेकिन एक बात में, एक आपने कहा मुझसे कि आप पुराने तजुर्बेकार आदमी हैं। मेरा ये मानना है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो टोटली फेल हुई है। पहले उन्होंने मोदी जी को फील्ड किया, उसके बाद उनकी सभा फेल हुई, उसके बाद उन्होंने बेदी जी को लेकर के आए, और वो लाना जो है मेरा ख्याल है वो भारी पड़ गया है। खुद मैं समझता हूं भारी पड़ गया है, आप ये बात कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा, नीम अफजल साहब, आपकी इजाजत से मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। सुधांशु, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, हमारा ये 6वां फाइनल सर्वे है। हमने 3 जनवरी से ये सिलसिला शुरू किया, और यहां पर 17 और 24 तारीख पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। 17 जनवरी को 44% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले थे और 47% लोग बीजेपी। 24 जनवरी को भी 47% आप आगे थे, लेकिन गच्चा खाया 31 जनवरी से आप 42 पर आ गए, आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे बढ़ गई। और अब तब 1% का आंकड़ा फर्क था, अब 4% का फासला हो गया है। सर, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, 19 जनवरी पर ध्यान दीजिए, जब आपने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, वहां से डिप शुरू होने लगा। नहीं चल पाया क्या किरण बेदी कार्ड? और लोगों में चर्चा ये गर्म है कि अब 10 तारीख को जो भी नतीजा आए, और जो आए मैं उस पर अपनी टिप्पणी, इंडिपेंडेंट टिप्पणी नहीं करूंगा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हार गई तो हारे बेदी के चलते जीत होगी मोदी की। ये चर्चा गर्म है दिल्ली की सड़कों पर, गली मोहल्लों में। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड, विचारधारा आधारित पार्टी है, जहां पर कि चुनाव की सफलता एक सामूहिक श्रेय है। मोदी जी की अपार लोकप्रियता का हमें हर राज्य में लाभ मिल रहा है, केंद्र में लाभ मिला था, परंतु जो नेतृत्व करता है उसका भी उसमें एक मुख्य श्रेय होता है। आप कांग्रेस की तरह बोलने लगे। आपने तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया सुधांशु जी, आपने तो मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जैसे कांग्रेस में होता है ना, जीते तो सोनिया, हारे तो पार्टी, जीते तो मोदी, हारी तो बेदी। यही तो सवाल पूछ रहा था मैं, उसी का ही जवाब देने लगे। आपने तो बिल्कुल कनेक्ट कर दी बात। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम जीतेंगे चुनाव, और जो हमारा निर्णय था वो अंततः सत्य सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जीते तो मोदी, हारे तो बेदी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ। नहीं, देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी जो एक नई राजनीति, एक नया प्रयोग की एक मृग मरीचिका खड़ी की आम आदमी पार्टी ने, अभी आपने खुद 3 उदाहरण बताए कि भाई शराब की बोतल यदि बरामद हो गई तो कहते नहीं जी ये तो गलत था, इसकी जांच करा लीजिए। जैसे ही ये विज्ञापन में मौका मिला तो अपनी जाति का व्याख्यान करने लगे। शुरुआत तो आपने की, राजनीति तो पहले भी कर चुके थे, शुरुआत आपने की। यही तो चर्चा, फिर आप आइए चंदे के मामले पे, चंदे के मामले पे सुधांशु जी यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी, पहले क्या कहते थे, आरोप। सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल। पहले क्या कहते थे जी, मैं ये कह रहा था, यही तो डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी फॉल्टी हो गई? आपने मौका दिया ना, उनके बच्चों के साथ कार्टून आपने बनवाए ना। ये मौका केजरीवाल सेंट्रिक पूरी राजनीति हो जाए, ये स्ट्रैटेजी क्या? मैं सुकेश, आपने सवाल उठाया और सुधांशु आपको जवाब का मौका दूंगा। मेरी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, आतिशी के पास भी जाना है। लेकिन अब अहम सवाल, दरअसल 2014 का जो लोकसभा चुनाव था और उसके बाद 4 विधानसभा चुनाव भी हुए, वो एक पॉजिटिव एजेंडे पर चुनाव लड़े गए, विकास के नाम पर वोट मांगी गई। दिल्ली में जो राजनीति की गंदगी होती है ना, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति, एक दूसरे पर आक्षेप की राजनीति, हल्की भाषा का इस्तेमाल करने की राजनीति, क्या वो हावी हुई? वो दिल्ली में चमकाने की कोशिश की गई।
सबसे बड़ा सवाल में बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव की। तमाम सर्वेज आम आदमी पार्टी को बढ़त बनाते दिखा रहे हैं, बीजेपी पिछड़ रही है। बड़ा सवाल, कहीं रणनीतिक चूक कर दी क्या? क्या केजरीवाल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं दिल्ली में? मेरे साथ कांग्रेस के मीम अफजल, बीजेपी के तेज तर्रार नेता, मेरे पसंदीदा प्रवक्ता हैं दरअसल सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मारलीना और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। आतिशी, मैंने ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल उठाया था। इस दफा चुनावी प्रचार का स्तर बहुत ही हल्का, बहुत ही ओछा, बहुत ही गंदा भी होता दिखा है। मेरा सवाल आपसे, 2014 के लोकसभा चुनाव का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं। मणिशंकर अय्यर चाय बनाने का न्योता दे देते हैं या चाय बेचने की बात कह देते हैं नरेंद्र मोदी से जुड़ी, तो नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा कर देते हैं, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है, उसका बहुत फायदा भी उठाते हैं। प्रियंका वाड्रा ने नीच राजनीति का जिक्र कर दिया, उसे नीची जाति से जोड़कर उसमें भी वोट भुनाए गए। आपने आर यू गिविंग बीजेपी अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, विज्ञापन का जो जिक्र कर रहे थे सुधांशु ने भी किया, सुकेश रंजन ने। उपद्रवी जाति की बात होती है, आप उसे केजरीवाल की जाति से जोड़ देते हैं। एक कार्टून में माला चढ़ाए हुए फोटो आ जाती है अगर अन्ना हजारे की, उस पर भारतीय परंपराओं का तकाजा देकर, दुहाई देकर आप बैकफुट पर लाने की कोशिश करते हैं बीजेपी को। बीजेपी का गेम सीखकर बीजेपी को ही मात दे रहे हैं क्या आप उसी खेल में? आतिशी, देखिए संदीप जी, अगर कोई एकमात्र पार्टी है जो इस चुनाव में सकारात्मक राजनीति करती आई है और मुद्दों की बात करती आई है, वो है आम आदमी पार्टी। हम पिछले 2 महीनों से, इनफैक्ट अब तो 3 महीनों से हम दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ट्रांसपोर्ट हो, उस पर दिल्ली के लोगों से गंभीर चर्चा करते हुए आए हैं और दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया के माध्यम से इसे दिल्ली के लोगों के सामने रखते भी आए हैं। मेरा सवाल जिस प्रकार की आप बीजेपी का ही खेल खेल रही हैं। अगर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आप उसे जाति से जोड़ देते हैं कि मैं तो अग्रवाल समाज का हूं, पूरे समाज को, पूरी मेरी जाति को उपद्रवी बता दिया। आप ही तो वो जातिगत राजनीति कर रही है ना। मेरा सवाल ये है आतिशी। देखिए संदीप जी, जिस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप और नकारात्मक राजनीति भाजपा ने करी है, ये दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने कि वो उपद्रवी गोत्र हैं, उससे पहले उन्होंने अन्ना जी की फोटो पे माला चढ़ा दी, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्टून है। नुपुर शर्मा कहती हैं अरविंद केजरीवाल बंदर है। विजेंद्र गुप्ता आपके ही चैनल पे कहते हैं अरविंद केजरीवाल मदारी है। आप बताइए, कोई एक रूलिंग पार्टी है, इनकी केंद्रीय सरकार है, क्या इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री ये भाषा की दुहाई मत दीजिए आप लोग। कम से कम आम आदमी पार्टी भाषा की दुहाई नहीं दे सकती। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं उनको यूज भी नहीं करना चाहता हूं। एक बार मैंने जिक्र कर दिया, आप उन पर पलट नहीं सकती हैं। आपने क्या कुछ नहीं कहा राजनीतिक जमात को। देखिए आपको अगर कहा जाए, आप कंसिस्टेंटली देखिए संदीप जी, अगर आप कंसिस्टेंटली देखिए, चाहे वो नकारात्मक राजनीति हो, चाहे इनके महिला विरोधी बयान हो, इस पूरे चुनाव में भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए दल इस प्रकार की नकारात्मक और महिला विरोधी राजनीति करते आए हैं। सुधांशु, क्या आप लोग अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? सुधांशु, एक मिनट आतिशी, सुधांशु, बीजेपी एक परिपक्व पार्टी है। मीडिया स्ट्रैटेजाइजेशन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लोगों की नब्ज कैसे पकड़ना, अरे आपने तो ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया 2014 की लोकसभा चुनाव में कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। इस दफा एक के बाद एक सिलसिलेवार गलतियां कैसे हो रही हैं? विज्ञापन ऐसा इस्तेमाल करते हैं, बैकफुट पर जाना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, पूरी की पूरी फौज उतार दी, 120 सांसद, आपके वित्त मंत्री चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, बनाना चाहिए था बजट। हड़बड़ा गए हैं क्या आप लोग? देखिए, एक पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न कार्यकर्ता, नेता और मंत्री अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव में योगदान दे रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जिसका प्रभाव था, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में भी हमने किया था। दिल्ली में हो सकता है आपको नजर ज्यादा आ रहा हो, इसलिए वो चर्चा का विषय अधिक। पूरी सरकार उतार दी, बात अभी आपने जो पूरी सरकार चुनाव प्रचार मोड में है। भाषा
क्या अरुण जेटली जी आम ने आदमी प्रभार पार्टी में संभाला दूसरे था विषय पे मीडिया कहना का चाहूंगा, जो झारखंड में? भाषा क्या शब्द उन्होंने की बात प्रभार कही है। संभाला था महाराष्ट्र में? क्या निर्मला सीतारमण जी अरे ने भाई, अरुण हरियाणा जेटली के का चुनाव दिल्ली में से संबंध है, दिल्ली से उनका विशेष संबंध रहा है। जी बिल्कुल, निर्मला सीतारमण जी राजस्थान के चुनाव में गई थी और राजस्थान के चुनाव में वही 1.5 महीना वहां पर रही थी। आप ये बताइए, मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद क्या कोई भी सुकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? सुकेश, चुनाव संभालने गया था? आतिशी, उनके पास इतने सारे नेता हैं, वो संभाल सकते हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, संभालेंगे। लेकिन सुधांशु जी से सवाल ये है कि इतने सारे नेता संभाल रहे हैं, उसके बाद भी दिल पे हाथ रखकर अगर सुधांशु जी भी कहें, और सुधांशु जानते हैं इस बात को कि स्ट्रैटेजी जो अपनाई जानी चाहिए थी शायद वो उस तरीके से नहीं हुई, तो क्या चिंता की बात ये है क्या? सुकेश, इतने लोग संभाल रहे तब भी नहीं संभला? नहीं सुधांशु, मेरा सवाल बड़ा, आप 5 सवाल दागने लगे। अरे राम जेठमलानी से ही सवाल बनवा लेते, इतने हल्के सवाल पूछने का, उसका भी आप एक इवेंट बनाने की कोशिश की। आप इमिग्रेंट शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर। ये चीजें मैं ताज्जुब, मैं अचंभे में हूं। सुधांशु जी मुरीद हो गया था बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी का 2014 के लोकसभा चुनाव में, इस दफा मुझे स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही। अब मैं जवाब दे लूं? जी देखिए, पहले तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो भाषा शैली की बात कही है, अरे चुनावी प्रचार में तो छोड़ दीजिए, जो कुछ आपने चोर बेईमान कहा अलग बात है। मैं आतिशी जी को याद दिलाना चाहता हूं 2013 के चुनाव के बाद जब आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 18 शर्तों का पत्र लिखा था, उसमें लिखा था आपने कि आप भ्रष्ट और बेईमान हैं। अरे राजनीतिक संवाद और पत्राचार में भी आप भी तो वही कर रहे हैं ना सुधांशु। आज विज्ञापनों सुधांशु सुधांशु एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच से चुनावी रैली के दौरान आप बेईमान हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं काली रात को काले धन की काली कमाई, वित्त मंत्री कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, निर्मला सीतारमण अरविंद केजरीवाल को चोर कह रहे हैं, अगर आप आरोप लगा रहे हैं हवाला हुआ है धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं, तो जेल में डालिए ना, इन्हें जेल में डालिए। मैं इसे चुनाव प्रचार नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये शब्द आ रहे हैं प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, पेट्रोलियम मंत्री से। क्या आप काला बाजारियों को, हवाला करने वालों को चुनाव प्रचार में रहने देंगे? अरे इन्हें जेल में डालिए, ये हवाला करते हैं, जेल में डालिए। अब मैं अपनी बात कह सकता हूं क्या? मैं अपनी बात बोल सकता हूं संदीप जी? बिल्कुल। मैंने चुनाव प्रचार की बात नहीं कही है। हाँ। चुनाव के बाद आप जो पत्र लिखते हैं उस पत्राचार की आपको गरिमा नहीं मिल रहा है। मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने उसके बाद समर्थन कैसे दे दिया। आप कह रहे चुनाव के बाद आप दूसरी पार्टी को पत्र लिखेंगे कि आप भ्रष्ट और बेईमान हैं। अफजल साहब, आप उसमें भी चुनावी भाषा प्रयोग करें। दूसरी बात पे आप आइए। जो आपने ये बात कही कि हम पे, इन पे आरोप लगे तो इन पे कार्रवाई करिए। अरे ये तो वही बात है जो कांग्रेस कहती थी उस जमाने में कि आरोप लगे हैं तो कार्रवाई करिए। शीला दीक्षित के लिए इन्होंने 2013 के चुनाव में कहा ईमानदार या बेईमान। क्या प्रूव किया इन्होंने 2.5 साल में? 49 दिन में इन्होंने कोई कार्रवाई तक नहीं की। मगर उसके बाद भी कह रहे हैं कि अब अपने पे आरोप लगा तो जी जांच करा लो, हमारे ऊपर है, हमारे पे कार्रवाई। आपका रिस्पॉन्स जरूरी हो जाता है। क्या कहते थे संदीप जी? आरोप को संदीप जी, मैं पूरी संसद बेईमान है। संदीप जी 2 रोज से हम पे लगा आरोप तो जी सिद्ध हो जाए, उसके बाद बेईमान कहो। मैं 2 रोज से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रुपए वाले मसले पर किसी भी हालत में कोई कार्रवाई आप पार्टी के खिलाफ या उसके नेताओं के खिलाफ नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। इनकी एक बड़ी नेता ने मेरे साथ एक डिबेट में कहा कि हम क्या करें। मैंने कहा गिरफ्तार करो जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा हम केजरीवाल को गिरफ्तार करके हीरो बना दें। इसका मतलब यह है कि करप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करप्शन के नतीजे में रिजल्ट, अगर आपके एक्शन के रिजल्ट में रिजल्ट आपके खिलाफ जा रहा है तो आप एक्शन नहीं लेंगे। तो उसूली तौर पर आप कहां खड़े हैं। दूसरी अहम बात और बताता हूं। आप देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे क्यों चली गई। कुछ चीजों पर हमने बहस की, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं जिसका जिक्र नहीं हुआ। देखिए 9 महीने में तो इंसान का बच्चा भी पैदा हो जाता है, उसकी शक्ल सूरत नजर आ जाती है। तकरीबन अपने पूरे कार्यकाल का 17% भारतीय जनता पार्टी गुजार चुकी है, यानी 9 महीने 17% से ज्यादा हो गए। और 17% कार्यकाल में डिलीवरी कुछ नहीं है।
आज ही एक बड़े अखबार में फ्रंट पेज पर रिपोर्ट छपी है महंगाई के ताल्लुक से, हाँ। दिल्ली के ताल्लुक से, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, आटा, दाल, बालें 30% सब चीजों का रेट बढ़ा है। सब्जियों के दाम 33% से 106। मेरे पास पूरी डिटेल्स है, आपने मैंने पढ़ी है वो रिपोर्ट। और इसके अलावा फल जो है 20 से लेकर के 50% तक बढ़ा है। और प्रधानमंत्री सभाओं में बाकायदा लोगों के से अगर ये कहें कि हमने महंगाई को कम किया है, तो एक आम आदमी उसको मजाक समझेगा या नहीं समझेगा? ये अंडर करंट को नहीं समझ रही भारतीय जनता पार्टी। वो समझ रहे खाली तकरीरें करके हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब है। सही है, आप तकरीरें करके कामयाब थे, आज आप कामयाब नहीं है, चूंकि आपकी डिलीवरी कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्लान दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हमने 11 करोड़ आपके अकाउंट खोल दिए, 11 रुपए किसी के अकाउंट में आए नहीं। भैया, अकाउंट खुलने से थोड़ी आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। 11 रुपए आते हैं उसमें तो वो आपके साथ खड़ा होता। आपने 15 लाख का वादा किया था, आप 15 पैसे नहीं दे सके उसको। तो ये सब चीजें भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये गिराफ जो मोदी जी का गिरा है वो अभी नहीं गिरा है, जो पहली इनकी सभा हुई थी। ये गिराफ कश्मीर में गिरा सबसे पहले, जम्मू कश्मीर नहीं कह रहा हूं, कश्मीर में गिरा, जहां उनकी सभा हुई। 5000-6000 लोग भी जमा नहीं हो पाए थे, मैं खुद वहां मौजूद था, जिसको बड़ा करके दिखाया गया। इनकी टेक्निक बहुत बढ़िया है, प्रोपेगेंडा बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इवेंट मैनेजमेंट विश्लेषण भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये ज्यादा तक नहीं चलेगा। असल चीज माफी से ये कमेंट देना पड़ रहा है और इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा सुकेश आपकी। सुधांशु से मैं बीजेपी से जुड़ा सवाल पूछता हूं तो वो आम आदमी पार्टी की खामियां गिनवाने लगते हैं। आम आदमी पार्टी से पूछता हूं वो बीजेपी क्या कुछ कर रही है नहीं कर रही है वो गिनाने लगते हैं। मीम अफजल साहब विश्लेषण कर रहे हैं तो वो अपनी पार्टी का नहीं कि बीजेपी या मोदी का प्रचार कहां कमजोर पड़ रहा है। बड़ा दिलचस्प हो रहा है और ये आज की बात नहीं, लगातार यही होता आया है पिछले 15 दिनों से किसी भी चर्चा में। मीम अफजल साहब से शुरू करता हूँ। वो कह रहे थे कि अंडर करंट नहीं समझ पा रहे। हाँ। वो कांग्रेस वाला हाल हो रहा है, अंडर करंट नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस ने भी नहीं समझा था अंडर करंट की क्या है। तो पहले तो ये बात हो गई। सुधांशु जी भी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। हाँ। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। सुकेश जी, बात सही है आपकी। जी, हम कहाँ खड़े हैं? जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुधांशु जी आज की तारीख में वहां खड़े हैं, लेकिन सुधांशु जी को जिस कन्विक्शन के साथ मैं ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सुना करता हूं, आज उस कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है। सुधांशु जी अब शायद इसका रिवर्टल करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री में जो कॉन्फिडेंस है वो बनावटी लग रहा है। आज जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक तरीके से चैलेंज किया, सर्विस को चैलेंज किया, और जिस मूड में दिख रहे हैं वो एंग्री यंग मैन के तौर पे, वो तस्वीर पलट गई है। बिल्कुल। जो व्यक्ति नीच राजनीति को नीची राजनीति में, जिसका जिक्र आपने किया, मैं खड़ा था, मैं अमेठी में उनकी सभा में था, उस नीच राजनीति को नीची राजनीति में तब्दील करने में उन्होंने कोई समय बीजेपी ने नहीं कहा। कैसे ओबीसी कार्ड खेल लेना है, वो तेल वाली, यहाँ पर सारे उल्टे पत्ते पड़ रहे हैं। फॉर्चुनेटली मैं वहां भी मौजूद था जब मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो बहुत से बहुत यहाँ चाय बना सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनमें है। उसको इस तरीके से भुनाया नरेंद्र मोदी ने कि एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये देश ऐसा चाहता है। वो पार्टी, वो व्यक्ति जब इस तरीके के रट में फंस जाए, 20 सेकंड आपके पास, कि इस तरीके के रट में फंस जाए कि अपना कैंपेन उसका गड़बड़ हो जाए, ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है। इसका विश्लेषण शायद चुनाव के बाद होगा, परिणामों के बाद होगा। जी, सुधांशु और आतिशी 15-15 सेकंड के लास्ट कमेंट्स आपके। मेरे पास वक्त की तंगी है। अच्छा, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मीम अफजल साहब ने कहा तो तजुर्बेकार है, प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होती है। सुकेश रंजन जी ने कहा नीच राजनीति, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा था मणिशंकर अय्यर ने कि आके यहां स्टॉल लगा सकते हैं, और गुलाम नबी आजाद ने कहा था कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, सीधे जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया था। और आतिशी से मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी हमसे कह रही है कि आप आरोप लगाइए, आप हम पे कार्रवाई करिए। अरे भाई, आवाम ने आपसे खुद कहा है, आप मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करते? आतिशी 15 सेकंड। मनीष तिवारी खिलाफ हमने मानहानि का मुकदमा किया। आतिशी 15 सेकंड। सुधांशु आपका वक्त पूरा हो गया। आतिशी 15 सेकंड। कतरा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और राजनीतिक प्रयोग कर। आम आदमी पार्टी किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने में इंटरेस्टेड है। हम बीजेपी पे हमला करने में नहीं इंटरेस्टेड है।
आम आदमी पार्टी एक मुद्दों की और सकारात्मक राजनीति कर रही है और हमें ये पता है कि दिल्ली की जनता हमें इसलिए वोट देगी क्योंकि हमने दिल्ली की जनता के लिए विजन रखा है। चलिए, हम दिल्ली दूध का दूध पानी का पानी तो खैर 10 तारीख को होने ही वाला है और उसके बाद हम बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। अभी हम संकेतों के आधार पर विश्लेषण कर रहे थे। मीम अफजल साहब, सुधांशु त्रिवेदी, आतिशी मारलीना और सुकेश रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।